ब्रह्मांड के जिस रहस्य को जाना था वो केवल एक शुरुआती पहलू था, क्योंकि वो अब तक ये नहीं जान पाया था कि आखिर शक्तिदेव महासंग उसके पिता और शक्तिदेव वीरेंद्र वायुपुत्र को क्यों मारना चाहते हैं। यही बात नील के मन को कचोट रही थी। उस समय जब वो लोग वीरेंद्र वायुपुत्र को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उसके पीछे कई छिपे हुए रहस्य थे, लेकिन असली वजह कभी सामने नहीं आई थी। शायद उस बारे में दोनों बहनों हिमांशी और चंद्रिका के पिता को पता था, लेकिन इतनी बड़ी बात चक्रवर्ती परिवार की दो छोटी लड़कियों को नहीं बताई जा सकती थी, जो अभी तक देवता भी नहीं बनी थी। दूसरी तरफ नील को अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी शांति। पहले उसे ऐसा लगता था कि वो रहस्यों की परतों में फंसा है, लेकिन अब जब उसे ये जानकारी मिली तो ये किसी तेज चाकू की तरह थी जिसने उसके संदेह को पूरी तरह काट दिया था। शायद वो ऐसा प्राणी था जिसे जानबूझकर बनाया गया था। शायद उसके पिता असली वीरेंद्र वायुपुत्र के अवतार थे, ऐसे में उन्हें उसका वास्तविक पिता नहीं माना जा सकता था। नील ने भी अपनी आंतरिक दुनिया में एक अवतार धारण किया था। वो उसका मुख्य शरीर नहीं था, लेकिन उसमें उसकी अपनी भावनाएं भी मौजूद थी। इस तरह से वो अभी भी उसके पिता ही थे। ऐसे में उसे अपना पुत्र धर्म का निर्वाह करना ही होगा। लेकिन अगर वो अपने पिता को बचाना चाहता था तो क्या उसे शक्तिदेव महासंग जैसे दिग्गज का सामना करना पड़ेगा? शक्तिदेव की तुलना में उसका वर्तमान कद अतुलनीय रूप से छोटा था। इस समय पवित्र जाति विराट लोक को नष्ट कर रही थी, और चूंकि वीरेंद्र वायुपुत्र ने पहले ही नील को इस कदम पर पहुंचा दिया था, इसलिए उसे बाकी यात्रा अकेले ही तय करनी होगी। हालांकि ये रास्ता कठिन होना तय था, लेकिन नील का अभी भी पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दे रही थी। अगले 2 दिनों तक वो स्वर्णपंख कबीले में रहा। इस दौरान वो ज्वारीय झील का दौरा करने गया और दामिनी तथा जयवर्धन से मिला। 10 देवपुत्रों में से 6 स्वर्णपंख कबीले में मौजूद थे, लेकिन शेष 4 ने कुछ अन्य साधना की पवित्र भूमियों में प्रवेश किया था, विशेषकर शिविका, जिसके बारे में नील अभी भी थोड़ा चिंतित था। वो लड़की आवेगी और बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो दैवीय निषिद्ध भूमि में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेगी। 2 दिन बाद हृदय शोधन मीनार को नियंत्रित करने वाला श्वेत चक्र कबीला भी स्वर्णपंख कबीले में पहुंच गया। स्वर्णपंख कबीले की तुलना में श्वेत चक्र कबीले के लोगों के चेहरे बहुत अलग थे। उनके शरीर सर्पशल्कों से ढके हुए थे, उनकी नाक ऊंची थी और उनकी आंखें त्रिकोण के समान थी। अगर उनका व्यवहार इतना शांत नहीं होता तो नील सोचने लगता कि वो अजीब जानवर थे। श्वेत चक्र कबीले द्वारा नियंत्रित हृदय शोधन मीनार किसी की मानसिक स्थिति को संयमित करने के लिए एक पवित्र साधना स्थल था। शायद इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति बहुत स्थिर थी और उनमें क्रूरता का कोई निशान नहीं था। अब जब 3 प्रमुख कबीले एकत्र हो गए तो प्रस्थान करने का समय आ गया। मैदर जाति और श्वेत चक्र कबीले ने इस बार अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के समूह को भेजा था। स्वर्णपंख कबीले ने भी इसके लिए तैयारी कर ली थी। इन कुलीनों के अलावा कुछ अन्य योद्धा भी थे जो उनके साथ प्रशिक्षण लेने के इच्छुक थे। जब दूसरे दिन सूर्योदय हो गया तो सभी लोग दैवीय निषिद्ध भूमि के उत्तर की ओर चल पड़े। इस समय चक्रवर्ती परिवार ने और भी लोगों को भेजा था। ज्ञानदीप और उनके साथियों सहित 20 से अधिक महामंडलेश्वर थे। जब तीनों कबीले रवाना हुए तो हिमांशी और चंद्रिका भी उनके साथ चली गई। तीनों प्रमुख जातियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि चक्रवर्ती परिवार ने उनके साथ जाने के लिए कैसे हामी भरी थी। स्वर्णपंख कबीले के क्षेत्र से उत्तर की ओर लगभग 100 मील चलने के बाद सबके सामने एक स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाई दी। विभाजन रेखा के एक तरफ शांत काला पानी था, जबकि दूसरी तरफ एक असीम बर्फीली दुनिया थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों भागों को किसी तेज चाकू से काट दिया गया हो। वहीं दूसरी ओर स्थित वो बर्फ की सफेद दुनिया अंत तक फैली हुई थी। रुको! उसी समय स्वर्णपंख कबीले के सरदार गगनदीप ने अचानक अपना हाथ लहराया और सभी लोग रुक गए। नील को भी अजीब लगा। वो दैवीय निषिद्ध भूमि में अजीब चीजें देखने का आदी था। हालांकि उसके सामने मौजूद बर्फ की दुनिया शानदार थी, लेकिन ये अपेक्षाकृत सामान्य थी। लेकिन गगनदीप की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। फिर गगनदीप के आदेश के बाद स्वर्णपंख कबीले के योद्धाओं ने कुछ लाल फल निकाले और उन्हें वितरित करना शुरू कर दिया। उसी क्षण गगनदीप ने सभी को समझाते हुए तेज आवाज में कहा, यह दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र एक अत्यंत ठंडी जगह है। इसमें प्रवेश करने पर ठंडे जहर का सामना करना पड़ता है। ये आग्नेय फल आपको ठंडे जहर का प्रतिरोध करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस स्थान को प्रशिक्षण स्थल भी माना जा सकता है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, दिव्य हिमाग्नि का जहर उतना ही मजबूत होगा। अगर आप बर्फ नियमों के गहन अर्थ को समझना चाहते हैं तो यह स्थान सबसे उपयुक्त है। उस लाल फल की सतह घनी शिराओं से ढकी हुई थी, जिनसे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, मानो उनके भीतर लावा बह रहा हो। स्वर्णपंख कबीले के सदस्यों में से एक नील के पास गया और उसकी ओर एक फल उछाल दिया। वो फल ताजा और रसदार लग रहा था, लेकिन जब नील ने उसे अपने हाथ में लिया तो उसे उसमें तीखी गर्मी का एहसास हुआ। जब अन्य योद्धाओं ने फल पकड़ा तो वो गर्माहट के कारण उसे अपने हाथों में आगे पीछे उछालते रहे। अंत में उन्होंने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में लपेटकर अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। तभी हिमांशी ने आग की तरह धधकता वस्त्र निकाला और उसे चंद्रिका को सौंपते हुए कहा, चंद्रिका, पहले से पहनो। असल में चक्रवर्ती परिवार कई वर्षों से दैवीय निषिद्ध भूमि में काम कर रहा था। वो दैवीय निषिद्ध भूमि से बहुत परिचित थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र कितना भयानक था। यह कहा जा सकता है कि दैवीय निषिद्ध भूमि के स्वामी ने बर्फ के नियमों की अपनी सारी समझ इस दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र में विलीन कर दी थी। इस प्रकार इस दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र को कम नहीं आंका जा सकता था। चंद्रिका को वो वस्त्र देने के बाद हिमांशी नील के पास चली गई और आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से कहा, चूंकि वो दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र को पार करना चाहते हैं तो जरूर उनका गंतव्य दैवीय निषिद्ध भूमि की आंतरिक परत होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी मदद से क्या पाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह दूंगी। नील ने अब एक और अपरिचित शब्द सुना था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, आंतरिक परत? वो क्या है? इस पर हिमांशी ने एक बार फिर आध्यात्मिक संदेश दिया, दैवीय निषिद्ध भूमि बाहरी और आंतरिक परत में विभाजित है। इस विशाल गुफा सहित हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल बाहरी परत है, जबकि आंतरिक परत दैवीय निषिद्ध भूमि का मूल है। चक्रवर्ती परिवार ने अपने कई अधीनस्थों को दैवीय निषिद्ध भूमि में भेजा था। इतने वर्षों तक यहाँ जड़ें जमाए रहने के बाद उन्होंने दैवीय निषिद्ध भूमि को सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं बेहतर समझा था
और चक्रवर्ती परिवार की राजकुमारी के रूप में हिमांशी को स्वाभाविक रूप से एक प्राकृतिक लाभ प्राप्त था। बर्फ के नियम को समझने वाले योद्धाओं के अलावा बहुत ही कम लोग दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र में जाते थे, लेकिन सामान्य योद्धाओं के लिए दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र मृत्यु की भूमि थी। स्वर्णपंख कबीले के आग्नेय फल के बिना वो ठंडे जहर से जल्दी ही गंभीर रूप से घायल हो जाते। जहां तक अनंत दिव्य लोक के योद्धाओं की बात है, तो वो अनंत दिव्य लोक के बर्फ के संपूर्ण नियम को समझ सकते थे, इसलिए उन्हें शक्तिदेव द्वारा बनाए गए नियम की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार हर शक्तिदेव की समझ और नियमों की व्यवस्था अलग थी। इस प्रकार दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र से गुजरने की केवल एक ही संभावना थी, और वो थी आंतरिक परत में प्रवेश करना। सच कहें तो तीनों महान कबीलों के संयुक्त अभियान ने हिमांशी की इच्छा पूरी कर दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस मोक्षात्मा पर्वत पर वो हमेशा जाना चाहती थी वो आंतरिक परत में था। लेकिन चक्रवर्ती परिवार के लिए भी आंतरिक परत में प्रवेश करना आसान नहीं था। अतीत में हिमांशी के बड़े भाई मधुकांत ने भी महिदर जाति और अन्य कबीलों के साथ आंतरिक परत में प्रवेश किया था, लेकिन तब उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और अकेले चक्रवर्ती परिवार ने 20 से अधिक महामंडलेश्वरों को खो दिया था। मधुकांत भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े अभियान के बाद भी कोई व्यक्ति मोक्ष आत्मा पर्वत में प्रवेश नहीं कर पाया था। इस कारण मधुकांत को खाली हाथ लौटना पड़ा और वो लंबे समय तक उदास रहा। जब मधुकांत को दैवीय निषिद्ध भूमि पर भेजा गया था तो यह आशा की गई थी कि वो मोक्ष आत्मा पर्वत पर पहुंचने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से मधुकांत को अपनी साधना में सफल होने के बाद भी उसे मोक्ष आत्मा पर्वत में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। इस बार हिमांशी की बारी थी। हर किसी की नजर में हिमांशी की प्रतिभा मधुकांत की प्रतिभा से कहीं कम थी। एकमात्र चीज जिसने हिमांशी को सबसे अलग बनाया था वो थी उसकी अनियंत्रित दिव्य अग्नि की प्रतिभा। इसलिए जब हिमांशी ने कहा कि वो मोक्ष आत्मा पर्वत में प्रवेश करना चाहती है तो अन्य लोगों ने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया। यहाँ तक कि ज्ञानदीप और उसके साथियों ने भी केवल मौखिक रूप से हिमांशी के विचार का समर्थन किया, लेकिन अपने दिल में उन्हें विश्वास नहीं था कि उसके पास ऐसा करने की योग्यता है। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद स्वर्णपंख कबीले ने उस बर्फीली रेखा को पार करने का बीड़ा उठाया। फिर बाकी सभी ने भी उनका अनुसरण किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके बाल, कपड़े और यहाँ तक कि उनकी भौहें और पलकें भी नीली बर्फीली लपटों से घिर गई। हालांकि वो बर्फीली लपटें घनीभूत थी, लेकिन ठोस नहीं थी। इसके बजाय वो लहराती हुई बर्फीली नीली लपटों की तरह लग रही थी। किंतु इन बर्फीली लपटों से गर्मी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी जलन पैदा कर दी। नील ने आग्नेय फल को नहीं निगला था, इसलिए हिमरेखा में प्रवेश करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर मानो जम गया है। अपने पूरे शरीर पर बर्फीली लपटों को देखकर नील थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ की बर्फीली लपटें वाकई शक्तिशाली थी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक कांप उठा और बर्फीली लपटें पूरी तरह से बुझ गई। नील की आंतरिक दुनिया में बर्फीला जहर प्रवेश करने के बाद वो बर्फ के टुकड़ों की तरह गिरने लगा। जब ये बर्फ के टुकड़े अराजक सागर पर गिरे तो उन्होंने उसे जमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दिव्य हिमाग्नि ने अपनी ठंडी हवा छोड़ी तो अराजक सागर ने उसे तुरंत निगल लिया, जैसे कोई भेड़ भेड़ियों के झुंड में गिर गई हो। जब से नील ने अराजक सागर को निगलने की क्षमता प्रदान की थी तब से वो लगभग कुछ भी निगल सकता था और नील को भी इस शक्ति की स्पष्ट समझ थी। लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया में अभी भी बर्फीली लौ का जहर बह रहा था। हालांकि उसका अधिकांश भाग अराजक सागर में गायब हो गया था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा मुख्य महाद्वीप में भी गिर गया, जिससे कुछ दुर्भाग्यशाली जीव उसके संपर्क में आते ही बर्फ में जम गए। हालांकि कुल मिलाकर नील की आंतरिक दुनिया पर प्रभाव न के बराबर था, लेकिन नील की सहज अभिव्यक्ति की तुलना में अन्य योद्धाओं के लिए ये इतना आसान नहीं था। स्वर्णपंख कबीले के सरदार ने कहा था कि दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र में बर्फ के नियम के गहरे अर्थ को कोई भी समझ सकता है, इसलिए अधिकांश योद्धाओं ने आग्नेय फलों को नहीं निगला था। वास्तव में अनंत दिव्य लोक के योद्धा गगनदीप से बेहतर जानते थे कि यहाँ के बर्फ के नियम अनंत दिव्य लोक के नियम से बहुत अलग थे। 40,000 साल पहले दैवीय निषिद्ध भूमि के स्वामी ने एक विशेष प्रकार के बर्फ के नियम से बनी दिव्य हिमाग्नि का आविष्कार किया था। फिर अचानक उन्होंने पूरे अनंत दिव्य लोक में घोषणा कर दी कि हर कोई साधना करने के लिए दैवीय निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर सकता है और उनके शक्ति स्रोत और दिव्य हिमाग्नि को भी प्राप्त कर सकता है, जिससे संपूर्ण अनंत दिव्य लोक में हाहाकार मच गया। हालांकि इतने सालों में अनगिनत लोग इस दिव्य हिमाग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन कोई भी दिव्य हिमाग्नि के नियम की गहराई को समझ नहीं पाया था। ऐसे में यहाँ के मूल निवासियों के साथ साथ बाहरी योद्धाओं के लिए भी ये उस अनोखे नियम को समझने का एक मौका था, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते थे जब वो अधिक से अधिक समय तक आग्नेय फल का उपयोग न करें। इसलिए वो सभी इसका उपयोग केवल तभी करेंगे जब वो बर्फीले जहर का विरोध करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। अधिकांश योद्धा नील जैसी ही स्थिति में थे और उनकी आंतरिक दुनिया बर्फीले जहर से प्रभावित हो रही थी, लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया की तुलना नील से नहीं की जा सकती। आखिरकार ये बर्फीला जहर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में वो आध्यात्मिक शक्ति से बना था, इसलिए वो अराजक ऊर्जा से अधिक प्रभावशाली नहीं था। दूसरी तरफ जैसे जैसे बाकी योद्धाओं की आंतरिक दुनिया का तापमान गिरा, उनकी आंतरिक दुनिया में भयानक सर्दी पड़ने लगी। कुछ योद्धाओं के आध्यात्मिक सागर के ऊपर बर्फ की मोटी परतें बन गई थी, जिससे उनकी आंतरिक दुनिया के प्राणियों को विनाशकारी क्षति हुई। हालांकि ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक थी, लेकिन इस दौरान दिव्य हिमाग्नि के कुछ अंश उनकी आंतरिक दुनिया में विलीन हो गए। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई बर्फीले जहर को अंतहीन रूप से अवशोषित कर सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे अपनी क्षमता से अधिक अवशोषित किया तो ये उनके लिए जानलेवा साबित होगी। तो क्या होगा आगे? दैवीय निषिद्ध भूमि की आंतरिक परत में नील और उसके साथियों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या नील उन्हें पार कर पाएगा, या फिर होगा कुछ ऐसा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन